हेलो एंड वार्म गुड इवनिंग टू यू ऑल। मेरा नाम है गौरव श्रीवास्तव और आज मैं दो ऐसी पर्सनालिटीज का इंटरव्यू कर रहा हूं जो अपने अपने फील्ड के काफी अच्छे प्रोफेशन हैं। इनको एसएमसी में काफी एक्सपीरियंस है। एक 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है और एक को 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो आज हम दो अलग अलग फील्ड से कुछ ऐसे सवाल के जवाब देखेंगे जिनके बाद आपका मार्केट को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो आइए हम उनके इंट्रोडक्शन करते हैं। तो आशुतोष सर और रूपेश, आपका बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू गौरव, आपके चैनल पे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू टू। तो मेरे कुछ बेसिक सवाल हैं आपसे जो काफी सारे लोगों के मन में हैं, उनके आंसर्स हमें चाहिए। तो सबसे पहला सवाल मैं रूपेश से पूछता हूँ। रूपेश, आपको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है सेल्स के प्रोफेशन में और आपको 7 इयर्स हो चुका है एसएमसी में। तो सबसे पहला सवाल, अभी तक की आपकी जर्नी कैसी रही है इंडस्ट्री में? और ये ऑर्गेनाइजेशन मेरे को लास्ट 7 इयर्स हो गए हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ऑर्गेनाइजेशन का। बहुत अच्छा मतलब ताल्लुका से मतलब बहुत अच्छा रिलेशन मेंटेन हो गया है क्लाइंट के साथ या कलीग्स के साथ और पूरे एसएमसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। काफी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है 7 साल में। रूपेश जी ने काफी अच्छा एक्सपीरियंस लिया है। सो आशुतोष सर, आपसे क्वेश्चन ये है कि आपकी अभी तक इंडस्ट्री की एक्सपीरियंस कैसी रही है जर्नी आपकी? मार्केट में सबसे पहले बताऊंगा गौरव, मुझे मार्केट में ऑलमोस्ट 15 इयर्स हो गए हैं। 10 इयर्स मुझे एसएमसी में हुआ है और 5 इयर्स मतलब कहीं और था, मैं वहाँ पे लर्न कर रहा था। तो ओवरऑल जर्नी मेरी अच्छी रही है। बहुत सारे लोगों को पैसे बनाते हुए भी देखा है, बहुत सारे लोगों ने खोया भी है पैसा। तो मैं थोड़ा मार्केट में पॉजिटिव रहने वाला आदमी हूँ, तो निगेटिव को मैं साइड करता हूँ। बिल्कुल, पैसे बनाने पे ध्यान देंगे। एक्चुअली जिन्होंने 15 इयर्स का एक्सपीरियंस मार्केट में लिया है उन्होंने काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। जैसे हमने देखा है 2008 के लेमन ब्रदर का क्राइसिस भी आशुतोष सर ने देखा है, वहीं अभी कोविड का रिसेंट एक्सपीरियंस भी सर ने देखा है। तो ये बताता है कि मार्केट में काफी पॉजिटिव रहना चाहिए। सो रूपेश जी, आपसे दूसरा सवाल मेरा ये है कि अभी ऑनगोइंग प्रोसेस अकाउंट ओपनिंग की कैसी चल रही है एसएमसी में? देखिए रोज पहले कैसा था, क्लाइंट इतने एजुकेट नहीं थे। जब भी पहले जैसे 5 से 6 साल पहले जब भी नॉर्मल जब भी ब्रोकिंग हाउस थे वहाँ पे क्लाइंट ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे। जब भी क्लाइंट को जाके सब पिच करना पड़ता, मतलब आप पूरा मतलब मार्केट में ट्रेडिंग कैसे करते, इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, सब उनको बताना पड़ता। बट अभी प्रोसेस एकदम ये हो गया है, प्रोसेस एकदम हल्का हो गया है कि क्लाइंट कुछ ज़्यादा बताना नहीं पड़ता। क्लाइंट ज़्यादा एजुकेटेड हो गए अभी। मतलब जैसे कि अपने जो यूट्यूब से देखते हैं क्लाइंट, से वेबिनार रहते हैं, सेमिनार रहते हैं, उससे क्लाइंट एजुकेट हो गए। तो ज़्यादा कुछ नॉलेज देना नहीं पड़ता क्लाइंट को। डायरेक्टली जाके सर, हाँ सर ये प्रोसेस है, अकाउंट ओपन करना है, आपका ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो जाएगा, यही बता के सर डायरेक्टली अकाउंट ओपन हो जाते हैं। तो ज़्यादा कुछ ऐसा एजुकेट नहीं करना पड़ता क्लाइंट को। तो वो प्रोसेस एकदम स्लो हो, मतलब एकदम काम फ्लो हो गया है। तो रूपेश का कहना यही है कि डिजिटल मार्केटिंग डेवलप होने की वजह से क्लाइंट्स को था जो इंटरेक्शन है वो कम होने के साथ साथ अकाउंट ओपनिंग पे ज्यादा ध्यान है। मतलब कि क्लाइंट बेस बढ़ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग भी उस बेस से बढ़ रहा है। काफी अच्छा लगा ये सुन करके कि एसएमसी भी काफी अच्छा डेवलप कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन सर आपसे ये है कि अभी हम देख रहे हैं कि मार्केट काफी वोलेटिलिटी की सिचुएशन से गुजर रहा है, तो इसमें आपकी मार्केट को लेके क्या रीडिंग है? देखो, मार्केट जो है वो इवेंट ड्रिवन है। मतलब कोई इवेंट आने वाला रहता है तो उसके हिसाब से मार्केट रिएक्ट करता है। तो जैसे आप करंट का सिनारियो ले ले तो अभी राजस्थान में इलेक्शन चालू है, ठीक है, और भी 3 राज्यों के इलेक्शन है। प्लस आपका अगर ग्लोबल पे देखें तो एक इजराइल और हमास का वॉर चालू है। इवन यूक्रेन रशिया का भी अभी सेटल नहीं हुआ। तो मार्केट जो है इवेंट ड्रिवन है। आगे चल के आप देखोगे कि जनरल इलेक्शन भी होने वाले हैं लोकसभा के, तो उसके ऊपर भी मार्केट का रिएक्ट रहेगा। तो ओवरऑल जो मैं एक्सपीरियंस कह रहा हूँ तो क्लाइंट को अभी फिलहाल लेवरेज से बचना चाहिए। जो लेवरेज पोजीशन उनकी रहेगी तो वो कम रखे। जनवरी, फरवरी, मार्च में आपका बजट भी आने वाला, फरवरी में आपका बजट आने वाला है। तो उस हिसाब से टिल द टाइम आप ज्यादा लेवरेज में मत रहिए। शायद एक छोटे मोटे करेक्शन आ सकते हैं मार्केट में, उसके लिए रेडी रहे। लेकिन जहां भी करेक्शन आते हैं बट ऑब्वियस आपको बाइंग करके चलना है। तो आशुतोष सर का कहना यही है कि करेक्शन आया तो मार्केट में बाइंग ज्यादा होनी चाहिए और उस टाइम का वेट हम लोग को करना चाहिए, जो कि मोस्ट प्रोबेबली फेब के टाइम पे आ सकता है।
सर इसमें आपने जो बात कही कि एक जो हमस वॉर जो चल रहा है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, ये काफी अनसेटल्ड सिचुएशन है, तो इसका भी रिएक्शन क्या स्टॉक पे काफी ज्यादा पड़ता है? हो सकता है। देखिए अभी तक जैसा आपने देखा है कुछ कुछ रिएक्शन हो गए, बट उसमें एक चीज़ पॉजिटिव है कि अभी दूसरी कंट्री ने ओपनली कहीं सपोर्ट नहीं किया हुआ है उनको। जहाँ तक है वो चीज़ें अब सेटल होती देख रही है, तो आप देखेंगे तो मार्केट में भी उसका अल्टीमेट रिएक्शन आया है, काफ़ी नीचे से वो बाउंस बैक होके अभी ऑल टाइम हाई के आसपास आ गया है। ओह, तो ये बहुत अच्छी बात है। हमने देखा मार्केट को कि अनसेटल सिचुएशन के बावजूद भी मार्केट ने एक ऑल टाइम हाई बनाया। यस। तो इसकी वजह से आशुतोष सर काफी पॉजिटिव है कि मार्केट में अच्छा खासा बाउंस बैक हमें देखने के लिए मिला। सर अभी मार्केट रीडिंग की जब बात हो ही रही है, तो फिर मैं चाहता हूँ आपसे ये क्वेश्चन पूछना कि एक जब भी कभी क्लाइंट डेरिवेटिव्स में ट्रेड करता है, क्योंकि हम देख रहे हैं डेरिवेटिव्स में काफी सारे लोग एक्टिव हो गए हैं कैश सेगमेंट में, तो एक डेरिवेटिव ट्रेडर वालों के लिए कुछ अगर आप गाइडेंस देते हैं आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो काफी अच्छा लगता गौरव जी, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। मैं इसके बारे में इसके बिहाफ में ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि लोग यहाँ पे अकाउंट ओपन करते हैं, बहुत सारे जो यूथ है वो अब ऑप्शन और डेरिवेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो आप जैसे इस पे देख सकते हो, सेबी का रिपोर्ट ही आया हुआ है कि 100 में से 90 लोग डेरिवेटिव और ऑप्शन पे लॉस ही करते हैं। फिर भी लोग ये पता नहीं लोगों की कैसी मेंटालिटी है कि उन्होंने आज 5,000 डाला है तो उनको शाम तक 10,000 रुपए चाहिए ही चाहिए। है। वो तो होता ही है सर। ये इस तरह की मेंटालिटी जो लेके आ रहे हैं मार्केट में, ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, और जो वो बैड एक्सपीरियंसेस लेके जा रहे हैं और मार्केट में जो बता रहे हैं वो हाँ। बहुत चीज़ें गलत है। अगर ये कोई मतलब आपके चैनल के थ्रू अगर आपके व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं तो मैं उनको बताना चाहता हूँ ये सही तरीका नहीं है इन्वेस्टमेंट का। बिल्कुल। ऑप्शन एंड डेरिवेटिव्स जो भी प्रोडक्ट बनाए हुए हैं वो हेज पर्पस के लिए बनाए हैं, उसका कुछ एक ऑब्जेक्टिव है। लोग उसे छोड़ के उसे एज अ ट्रेडिंग टूल यूज कर रहे हैं, तो वो बहुत ही गलत है। उसको आप ऐसा नहीं बोलूंगा मैं कि आप करिए ही मत, आप करिए। आप उसको अगर करना चाहते हैं तो उसके बहुत सारे आप सबसे पहले तो उसकी बेसिक जानकारी ले लीजिए, उसके बारे में सीख लीजिए वो चीज़ है क्या, उसका क्या होता है, कैसे प्राइसेस होती है, कैसे रिफ्लेक्ट होता है, उसका क्या इम्पैक्ट है, वो जाने बिना ही सब लोग उसमें छलांग मार दे रहे हैं। तो जो कि सही नहीं है। आप पहले वो प्रोडक्ट समझिए। प्रोडक्ट आज यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, या फिर हम लोग एडवाइजर्स बैठे हैं यहाँ पे, डीलिंग डेस्क है, आपके कोई एडवाइजर है जो कि आपको जीरोधा या अपस्टॉक में कोई नहीं मिलेगा बताने के लिए। तो इसके लिए हम एडवाइजर बैठे हैं। अगर आप जीरोधा में जाके अगर वो 5,000 की ब्रोकरेज जीरो दे रहे हैं और 5,000 का नुकसान कर रहे हैं तो आपको वो बेनिफिशियल नहीं है। तो ये बेनिफिशियल नहीं है। आप उसे अगर किसी एडवाइजर के थ्रू आप कनेक्ट है तो आप उनसे पहले समझ लीजिए वो प्रोडक्ट क्या है, फिर उसके बाद वो ट्रेड कीजिए। तो ऐसा नहीं है। ऑप्शन में आप बहुत सारे ये ऑप्शंस अवेलेबल है। आप स्प्रेड बना के काम कर सकते हो, बटरफ्लाई बना के काम कर सकते हो। फ्यूचर में आप पोजीशन ले रहे हो, उसके सामने आप कॉल शॉर्ट करके कर सकते हो, उसके सामने पुट लेके। बहुत सारे तरीके हैं पोजीशन बनाने के। लेकिन सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, आपको आपका कैपिटल सेव करना है। आप आपका कैपिटल सेव रखोगे तो उसके ऊपर से आप कॉल लेके आप पोजीशन बना के उस पर काम कर सकते हो। जब आप दिन में ही एक ऑप्शन ले 5,000 का ऑप्शन खरीद रहे हो और वो लास्ट में एंड ऑफ द डे जीरो हो जा रही है, मतलब आपका कैपिटल जीरो हो जा रहा है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको न्यू कैपिटल है। लेकिन आप अगर वही चीज समझ के आप कर रहे हो, आप उस कैपिटल को बचा के उसमें 5 या 10 बार ट्रेड कर पा रहे हो, तो उस जो स्ट्रेटेजी है वो स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप अगर उस पर कहीं विन कर रहे हो तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आपको सीखने मिलेगा उसमें, रादर देन आपका कैपिटल पूरा इरेज करने से अच्छा है। सर इसमें मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा जो काफी सारे लोग पूछते हैं Yes. कि ऑप्शन या फिर डेरिवेटिव में ट्रेड करने का सही टाइम क्या होता है और कितनी मिनिमम कैपिटल एक लगानी चाहिए जिससे आप ऑप्शंस में या फिर फ्यूचर में आप ट्रेडिंग कर सकते हो। मुझे पता है दोनों अलग अलग रहता है, बट एक अगर किसी को ऑप्शंस लेना है तो उसके पास मिनिमम कैपिटल कितना होना चाहिए, और अगर कोई फ्यूचर में ट्रेड करता है उसके पास मिनिमम कैपिटल रहनी क्या चाहिए?
देखिए ऑप्शन में अगर आप जैसे स्ट्रैटेजीज में कुछ काम कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से आज निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर किसी स्ट्रैटेजी पे काम करते हो तो आप 30-40 थाउजेंड उसको रख के चलिए आपके अकाउंट्स में, तो वहाँ पे आप एक स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हो। और डेरिवेटिव्स में सेम, डेरिवेटिव्स क्योंकि थोड़ा और रिस्कियर है पोजीशन, बट आप उसको भी एज अ हेज करके आप कोई हेजिंग उसके सामने कॉल राइट या पुट बाय करके अगर उस तरह से काम करते हो, तो उसमें कैपिटल तो भी मैं पकड़ के चलता हूँ। जैसे 5 लाख की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, 5 लाख की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, तो कम से कम 2.5 लाख आप सेफ एंड साइड रख के चलेंगे तो काफी अच्छा है। ओके ओके। और इसी में अगर आप कुछ टाइम के बारे में अगर कुछ गाइडेंस देते हो, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि टाइम के बारे में क्या, कौन से टाइम पे ट्रेड हमको करना चाहिए, सही टाइम लेने का, सही टाइम एग्जिट। देखिए जो डेरिवेटिव्स है, ऑप्शन है, ये मोस्टली वोलेटिलिटी पे डिपेंड करता है। तो अगर कुछ मार्केट में वोलेटिलिटी वगैरह है, मार्केट में जो स्ट्रैटेजी है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की है, आप सब पे काम कर सकते हो, लेकिन थोड़ी वोलेटिलिटी है तो आप उस पर ट्रेड करोगे तो आपकी विनिंग सिचुएशन ज़्यादा रहेगी। जैसे कोई इवेंट आ रहा है तो उसमें नो डाउट आपके लॉस के भी चांसेस है, लेकिन विनिंग के भी चांसेस ज़्यादा है। तो आशुतोष सर हमसे यही कह रहे हैं कि आप डेरिवेटिव में जो है उसमें टाइम का कोई फैक्टर नहीं है, उसमें वोलेटिलिटी का काफ़ी बड़ा हाथ होता है, तो वोलेटिलिटी के हिसाब से आप ट्रेड करिए, स्पेशली एक्सपायरी वाले दिन तो वोलेटिलिटी के हिसाब से ही ट्रेड करिए। और मिनिमम कैपिटल आप 5 लाख अपने साइड में रख के ही चलिए, अगर आप ऑप्शंस में या फिर डेरिवेटिव में फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो। तो ये सुन के काफ़ी अच्छा लगा आशुतोष सर। तो अभी तीसरा सवाल रुपेश आपसे ये है कि अभी आपने जो क्लाइंट जब लेके आते हो, तो सेल्स की जर्नी से ट्रेडिंग की जर्नी तक का आपका कैसा सफर रहता है, क्लाइंट्स का कैसा एक्सपीरियंस रहता है जब वो से अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं, क्योंकि आप प्राइमरी फेस हो और सेकेंडरी फेस आशुतोष सर हैं जिनसे होता है, तो ऐसा एक्सपीरियंस क्लाइंट को कैसा होता है? ठीक है, क्लाइंट के पास जब भी हम जाते हैं तभी मतलब क्लाइंट को फेस करने वाले पहला सेल्स एग्जीक्यूटिव रहता है, देन डीलर का रोल आता है उसमें। तो पहले हम क्लाइंट के पास जब भी जाते हैं तभी उनको कन्विंस करना पड़ता है कि सर ये ऐसा इन्वेस्टमेंट करना है, देन आपको ये आगे का प्रोसेस, अकाउंट ओपन हो जाने के बाद आपको डीलर एलोकेट होगा, देन आपको उसमें रिसर्च का सपोर्ट मिलेगा, डीलर आपको हेल्प करेगा। तो प्रोसेस कैसे रहता है, अकाउंट ओपन हो जाने के बाद हम डीलर से इंटरेक्ट करवाते हैं क्लाइंट को। तो डीलर से इंटरेक्ट करने के बाद वो डीलर वो क्लाइंट का मतलब जो पोर्टफोलियो रहेगा, देन उसका ट्रेडिंग रहेगा, वो उसका पूरा ध्यान देता है। तो वो प्रोसेस रहता है कि सेल्स टू डीलर तक का मतलब क्लाइंट को हम पहले ही बता देते हैं कि डीलर आपका पूरा, हमारे पास जो डीलर की फैसिलिटीज अवेलेबल है, तो आपको डीलर उसमें फुल सपोर्ट करेगा ट्रेडिंग करने के लिए। तो मतलब ये रुपेश का कहना यही है कि एक फुल टाइम ट्रेडर और एक जो आपकी जो ऑनलाइन जो ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग रहते हैं, ब्रोकिंग हाउस रहते हैं जैसे जीरोधा वगैरह, तो काफ़ी अलग है एसएमसी उसमें से, क्योंकि आपको फुल टाइम सपोर्ट मिलेगा डीलर्स का, और एक अच्छा डीलर ही आपको अच्छा प्रॉफिट करने में भी काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो रुपेश जी, जैसा कि आपने बताया, एक हमें ब्यूटीफुल जर्नी पता चली कि एक कॉमन आदमी जो है वो क्लाइंट कैसे बनता है, तो इसी में काफ़ी सारे लोग आईपीओ के लिए आजकल बहुत अप्लाई करते हैं, बहुत सारे आईपीओ आते हैं, तो काफ़ी सारे ब्रोकिंग फर्म्स की अपनी एक अल्ट्रा एचएनआई और एक रिटेल क्लाइंट की एक कैटेगरीज होती है। तो जब आप जाते हो तो आप क्लाइंट को कैसे कैटेगराइज करते हो, अल्ट्रा एचएनआई या फिर रिटेल? देखिए, रिटेल और एचएनआई क्लाइंट्स में डिफरेंस कैसे हम डिफाइन करते हैं कि देखो, रिटेल कैटेगरीज में कैसे आते हैं, जो क्लाइंट 50,000 से स्टार्ट करते हैं, 1 लाख रुपए से स्टार्ट करते हैं, तो उन्होंने उससे रिटेल कैटेगरीज में मतलब जो डिलीवरी बेसिस पे काम कर रहा है, देन वो होल्डिंग्स बना के रख रहा है, तो हम रिटेल में कैटेगराइज करते हैं। देन एचएनआई की बात करोगे तो एचएनआई में क्या करते हैं हम, अबाउट 10 लाख अबाउट 20 लाख जो क्लाइंट्स है, मतलब जो वॉल्यूम बेसिस पे काम करते हैं, जिनमें उनका वॉल्यूम 10 लाख रुपया 20 लाख रुपया जिनका वॉल्यूम होता है, उन्हें हम कैटेगराइज करते हैं एचएनआई क्लाइंट्स में। और जैसी बात होगी एचएनआई क्लाइंट में इंट्राडे ट्रेडिंग रहता है, उनका डिलीवरी बेसिस पे रहता है, देन उनका जो बड़ा मतलब जो हमारे बाकी जो क्रॉस सेल प्रोडक्ट्स है, मतलब पीएमएस हो गया, देन अगर इंश्योरेंस बड़े केस हो गए, ट्रेडिशनल प्लान वगैरह हो गए, जो एचएनआई क्लाइंट्स करते हैं, तो हम उन्हें एचएनआई में कैटेगराइज करते हैं। तो एक बहुत अच्छी बात हमें बताई है कि एसएमसी में आपको कैसे पता चलेगा कि आप एचएनआई, अल्ट्रा एचएनआई या फिर एक रिटेल क्लाइंट कैसे हो। ये काफ़ी थैंक यू सर रुपेश जी, आपने इस क्वेश्चन का आंसर बताया। अभी काफ़ी सारे लोग आई थिंक एसएमसी के साथ अपना अकाउंट जरूर करेंगे। तो इसी कड़ी में आशुतोष सर आपसे एक लास्ट सवाल मेरा ये है कि अभी करंट सिनेरियो में हम देख रहे हैं कि मार्केट का फ्लक्चुएटिंग है और काफ़ी सारे लोग स्टॉक्स की तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं, तो अगर आपकी एक्सपर्टीज के हिसाब से आप हमें बताएं कि स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स को छोड़ के और भी लोग अपने इन्वेस्टमेंट की तरफ कहाँ पे व्यू अपना दे सकते हैं?
देखिए मार्केट में जैसे कि मैं सजेस्ट करता हूँ, जो सेफ इन्वेस्टर रहते हैं जिनको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ आप ETF में इन्वेस्ट करिए। बहुत सारे ETFs यहाँ पे लिस्टेड है, UTI के हैं, निपॉन के हैं, जो AMC चलाती है, जैसे फॉर एग्जांपल निफ्टी बीज है, बैंक बीज है, IT बीज है। तो मैं सजेस्ट करूँगा वहाँ पे क्लाइंट जो है, जिन क्लाइंट को सेफ साइड इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप वहाँ पे डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपका रिस्क भी कम रहेगा, बट ऑब्वियस आपका रिवॉर्ड भी लिमिटेड है। बट आप सबसे पहले रिस्क फैक्टर आपका देख लीजिए। अगर आप रिस्क फैक्टर ज़्यादा ले रहे हैं तो आप डायरेक्ट इक्विटीज पे जाके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट आप रिस्क कम करना चाहते हैं, थोड़ा उसको मैनेज करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट ETF पे इन्वेस्ट कीजिए। तो आशुतोष सर का कहना यही है कि आप ETFs में इन्वेस्ट ज़्यादा करें, क्योंकि अगर आपको रिस्क प्रोफाइल आपकी समझ में आ गई और आपको लगता है कि आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, तो ETF इज द बेस्ट ऑप्शन जहाँ पे आप ले सकते हो। और अगर आपको स्टॉक्स में लेना है तो आपको थोड़ा अपना रिस्क ज़्यादा करना पड़ेगा। तो रुपेश, इसी कड़ी में आपसे एक लास्ट सवाल मेरा ये है कि बेसिक जो अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे क्वेश्चंस पूछते हैं क्लाइंट्स, तो एक कॉमन मैन से एक क्लाइंट तक का सफर कैसा होता है? मतलब वो एक ऐसा कौन सा क्वेश्चन रहता है जिससे एक कॉमन आदमी आपका क्लाइंट? देखिए, पहले जब भी हम क्लाइंट के पास जाते हैं तो क्लाइंट का पहला सवाल ये रहता है हाउ टू इन्वेस्ट, कहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो उनमें वो पूरा गाइड करना पड़ता है कि कैसे इन्वेस्टमेंट का स्टार्टिंग करना है, आपको किस चीज़ में आपको पैसा लगाना है, कैसे पैसा बनता है। तो पहला सवाल ये रहता है क्लाइंट का, इन्वेस्ट कहाँ से करें। तो उन्हें हम गाइड करते हैं कि इन्वेस्ट आप कैश मार्केट में काम कर सकते हो, देन म्यूचुअल फंड्स हो गए, SIP हो गए, वहाँ पे आप अपना निवेश कर सकते हो। मतलब जो पैसा सेफली जनरेट हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर हम क्लाइंट को ये करते हैं कि आप कैश में मतलब डिलीवरी काम करिए, डिलीवरी बेसिस काम कीजिए। देन म्यूचुअल फंड्स हो गए, उसमें करिए। इंश्योरेंस रहेगा आपका, इंश्योरेंस ट्रेडिशनल प्लान जो रहते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए बोल देते हैं। तो ये क्लाइंट का पहला सवाल यही रहता है कि इन्वेस्ट कहाँ पे करें। ओके, तो मतलब इनका कहना यही है कि क्वेश्चन सबसे पहला हर किसी का ये रहता है कि इन्वेस्ट कहाँ से करें और कैसे करें, जो कि बिल्कुल एक बेसिक प्राइमरी सवाल है। उसी के बाद जब क्लाइंट रुपेश को पास होता है तभी क्लाइंट आशुतोष सर के पास जा सकता है। मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी ये बेस्ट एग्जांपल है मार्केट में। तो आशुतोष सर, हमने अभी देखा कोविड के बाद कि काफी सारे लोग जो हैं वो अपने अकाउंट जो है वो डिस्काउंट ब्रोकर्स के साथ काफी ज्यादा खोल रहे हैं एज कम्पेयर टू फुल टाइम ब्रोकर्स। सो आप हमें क्या ये बता सकते हैं कि क्लाइंट जो है वो अपने फुल टाइम ब्रोकरेज में अकाउंट कैसे खोले रादर देन ओपनिंग इन डिस्काउंट ब्रोकर? यानी क्या बेनिफिट्स क्लाइंट को मिलेंगे जब एक फुल टाइम ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलेंगे रादर देन डिस्काउंट? जैसा कि गौरव जी मैंने अभी आपको बताया, जैसे ऑप्शन वाला हमारा डिस्कशन चल ही रहा था, तो मैंने आपको बताया तो वहाँ पे एक आपको एडवाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। तो फुल टाइम ब्रोकर में आपको एक एडवाइज़र अपॉइंट किया जाता है, जो बेसिकली आपको सब सर्विसेज वगैरह देता है, जो रिलेशनशिप मैनेजर आपको देते हैं, जो कि आपको डिस्काउंट ब्रोकर में आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। इसके अलावा कंपनी का जैसे फुल टाइम सर्विसेज जो ब्रोकर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी इन हाउस रिसर्च है, जहाँ पे आपको आपके सारे जो इन्वेस्टमेंट पार्ट है उसके बारे में वो लोग आपको गाइड कर रहे हैं। आपका कोई एक बंदा बैठा हुआ वहाँ पे पोर्टफोलियो देख रहा है, उसके बारे में वो आपको सजेस्ट कर पा रहा है। और उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको डिस्काउंट ब्रोकर में नहीं मिलेंगी। ये सारे ना रिसर्च मिलेंगे, ना उन्होंने एक आपको सिस्टम बना के दे दिया, आपको सिर्फ ट्रेड करना है वहाँ पे। आपका लॉस हो प्रॉफिट हो, चाहे लॉस हो प्रॉफिट हो, उसमें कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने एक सर्विस बना के दे दी है, आप उसको एज अ टूल यूज कर रहे हो। और दूसरी बात ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोग मतलब एज अ ब्रोकरेज अपना बचाने के चक्कर में जाते हैं कि मुझे ब्रोकरेज वहाँ पे कम लग रही है तो मैं वहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। आपने बीच में कभी देखा होगा टेक्निकल ग्लिच की वजह से बहुत सारी पोजीशन है वो सब स्क्वायर अप नहीं हो पा रही है। आप बचा तो रहे हो ब्रोकरेज, लेकिन आपके कैपिटल जो इरोज हो रहे हैं, आपको टाइमली जो पोजीशन कट करने नहीं मिल रहे हैं, और आपके जो कैपिटल इरोज हो जा रहे हैं, और जो नुकसान आपको झेलने पड़ रहे हैं आप वो कैलकुलेट नहीं कर रहे हो। तो रादर देन आप छोटी मोटी चीजों से बचा के कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान तो कर ही रहे हो। और एक फायदा मेरे को आपसे बात सुन के ये भी लगा कि पर्सनल टच जो एक RM के साथ किसी भी का होना चाहिए वो भी मिसिंग जा रहा है। बहुत सारी चीजें हैं अभी क्लाइंटों को बायबैक। अभी बहुत सारे हमारे इनिशियल कस्टमर आते थे, तो वो मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ। तो कंपनी बोनस डिक्लेयर करती है, तो बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आते थे, बोलते थे बोनस डिक्लेयर कर रहे हैं, एक पे एक शेयर मिल जाएगा, मेरा आज मैंने बाय कर लिया है कल डबल हो जाएगा। ये ऐसे मिसकंसेप्शन लेके आ जाते हैं जो इनिशियल जो इन्वेस्टर हैं,
हाँ। वो इस तरह के क्वेरीज लेके आते हैं, वो परचेस कर लेते हैं, बाद में उनको पता चला कि उनका तो कुछ बेनिफिट ही नहीं था। तो ये सब चीजें जो एडवाइस है ये उनको डिस्काउंट ब्रोकर में कोई समझाने वाला नहीं है। वो भले वो शायद वो आर्टिकल लिख के रख दे, बट वो इतना ना किसी के पास टाइम है ना पढ़ने के लिए, ना कोई इतना इंटरेस्ट दिखाता है। तो मैं लोगों को यही कहना चाहूंगा, आप देखिए एक जर्नी आपकी स्टार्ट होगी ट्रेडिंग में, तो आपको सेल्फ डिपेंडेंस से अच्छा कहीं कोई एडवाइजर है, कोई रिलेशनशिप मैनेजर है, वो जो सर्विसेज दे सकता है आपको दूसरा कोई नहीं दे सकता है। आप जो ब्रोकरेजेस दे रहे हो वहाँ पे और जो सर्विसेज ले रहे हैं वो वर्थ है एज कम्पेयर टू डिस्काउंट। बहुत सही। आशुतोष सर ने एक बहुत सही बात करी है कि अगर आप डिस्काउंट ब्रोकर्स के पास जाते हो तो आपका एक पर्सनल टच तो मिस हो ही रहा है, साथ में आपको आपकी अकाउंट की इंफॉर्मेशन भी नहीं मिल रही है, जो एक काफी वाइटल पार्ट प्ले करता है अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो। तो स्पेशली ऑप्शंस के टाइम पे तो काफी ज्यादा आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि काफी सारे लोगों के पोजीशंस खुले रहते हैं और उस टाइम पे लोगों को पता नहीं रहता है। तो ये काफी अच्छी लाइट डाली है आशुतोष सर ने। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको एक अच्छा डिफरेंशिएशन समझ में आ गया होगा एक फुल टाइम ब्रोकर में और एक डिस्काउंट ब्रोकर के बीच में। तो थैंक यू रुपेश और आशुतोष सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। इसके बाद हमें लगता है कि क्लाइंट्स इन क्वेश्चंस को सुनने के बाद मार्केट में काफ़ी अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं और काफ़ी सारे डाउट्स उनके क्लियर हो गए होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरव्यू सेशन में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। थैंक यू।